नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं आज का इतिहास। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे 24 मई को देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ। इस ऐसे शिक्षा संस्थान से जुड़ा जिसे देश में मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र भी माना गया। बता दें कि आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, वो संस्थान जिसकी स्थापना 1920 में आज ही के दिन की गई थी। तो चलिए जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। मूलतः ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे महान मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं, उर्दू लेखकों और उपमहाद्वीप के विद्वानों ने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा के पारंपरिक और आधुनिक शाखा में 250 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। कई विभागों और स्थापित संस्थानों के साथ ये प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय दुनिया के सभी कोनों से, विशेष रूप से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के छात्रों को आकर्षित करता है। कुछ पाठ्यक्रमों में सार्क और राष्ट्रमंडल देशों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं। विश्वविद्यालय सभी जाति, पंथ, धर्म या लिंग के छात्रों के लिए खुला है। अलीगढ़ दिल्ली के दक्षिण पूर्वी में 130 किलोमीटर पर दिल्ली कोलकाता रेलवे और ग्रांड ट्रंक रूट पर स्थित है। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने वर्ष 1951 में इस विश्वविद्यालय के प्रति 5 लाख रुपए का दान दिया। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें 650 छात्र अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और साथ ही जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर हैंसर शाह मोहम्मद सुलेमान का जन्म 3 फरवरी 1886 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर और मोयर कॉलेज इलाहाबाद में हुई थी। वो एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर थे। 1906 में उन्हें सरकार द्वारा एक राज्य यूरोपीय छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया और क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज और ट्रिनिटी कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए। डबलिन से उन्होंने एलएलडी की डिग्री प्राप्त की। वो 1911 में भारत लौटे। इंग्लैंड से लौटने के बाद शाह मोहम्मद सुलेमान इलाहाबाद बार में शामिल हुए। बार में उनके अत्यधिक प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण 34 वर्ष की आयु में 1920 में खंडपीठ में सीट की पेशकश की गई। 1923 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो अभी आपने जाना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में, और अब हम बात करेंगे महारानी विक्टोरिया के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन 1819 में हुआ था। तो चलिए जानते हैं कौन थी रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया का जन्म सन 1819 में मई मास में हुआ था। वे 8 महीने की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। विक्टोरिया के मामा ने उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य बड़ी ही निपुणता से संभाला। वे स्वयं भी बड़े योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे। साथ ही वे पुरानी सभ्यता के पक्षपाती भी थे। विक्टोरिया को बड़ी उम्र के नौकर चाकर से मिलने नहीं दिया जाता था। 18 वर्ष की अवस्था में विक्टोरिया गद्दी पर बैठी। वे लिखती हैं कि मंत्रियों की रोज इतनी रिपोर्ट आती हैं तथा इतने अधिक कागजों पर हस्ताक्षर करना पड़ता है कि मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है, किंतु इसमें मुझे सुख मिलता है। राज्य के कामों के प्रति उनका भाव अंत तक बना रहा। इन कामों में वे एक छत्र अधिकार मानती थी। उसमें वे मामा व माँ तक का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती थी। पत्नी, माँ और रानी
तीनों ही रूपों में उन्होंने अपना कर्तव्य अत्यंत ईमानदारी से निभाया। घर के नौकरों तक से उनका व्यवहार बड़ा सुंदर होता था। विवाह होने पर वे पति को भी राजकाज से दूर रखती थी, किंतु धीरे धीरे पति के प्रेम, विद्वत्ता और चातुर्य आदि गुणों से उन पर अपना अधिकार जमा लिया और वे पति परायण बनकर उनके इच्छानुसार चलने लगी। परंतु 43 वर्ष की अवस्था में वे विधवा हो गईं। इस दुख को सहते हुए भी उन्होंने 39 वर्ष तक बड़ी ईमानदारी और न्याय के साथ शासन किया। जो भार उनके कंधों पर रखा गया था, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वे उसे अंत तक ढोती रहीं। किसी दूसरे की सहायता स्वीकार नहीं की। उनमें बुद्धि बल चाहे कम रहा हो, पर चरित्र बल बहुत अधिक था। भारी वैधत्व दुख से दबे होने के कारण दूसरों का दुख उन्हें जल्दी स्पर्श कर लेता था। रेल और तार जैसी उपयोगी आविष्कार उन्हीं के काल में हुए। राज्य सिंहासन की जिम्मेदारी गंभीरता से लेकर रानी विक्टोरिया ने प्रशासन के सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया। रानी ने जब राज्य हाथ में लिया तब इंग्लैंड के इतिहास में राजाओं का मान था, लेकिन उनका महत्व कम करने वाली रक्तहीन क्रांति हुई थी। 1832 के बाद इंग्लैंड का संसदीय सुधार मानदंड से संसद का संगठन और स्वरूप बदल रहा था। खुले व्यापार नीति की जोरदार हवा इंग्लैंड में फैल रही थी। इस वजह से 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार रियायत रद्द करके इंग्लिश नागरिकों को व्यापार खुला कर दिया। ये बदलाव विक्टोरिया रानी के आने के बाद बहुत बढ़ गया और वे स्फूर्तिदायी रहा। रानी निश्चित रूप से कठोर राजनीतिज्ञ थी। रानी विक्टोरिया भारतीय राज्यों की महारानी जाहिर हुई। उन्होंने इसका घोषणा पत्र अपने नाम पर प्रसारित किया। ये घोषणा पत्र आगे भारत में ब्रिटिश राज का स्तंभ बना। अफ्रीका खंड के सूडान, नाताल, दक्षिण अफ्रीका आदि महत्वपूर्ण प्रांत उनके साम्राज्य के नीचे आए थे। इंग्लैंड ने पूर्व एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा दिया। 19वीं सदी के आखिर में इस वैभव का कलश माना गया, तो उनका नेतृत्व रानी विक्टोरिया की तरफ से किया जाता है। वहीं 23 जनवरी 1901 को विक्टोरिया रानी का देहांत हुआ और एक महान युग का अंत हुआ। तो ये थी रानी विक्टोरिया। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पर्वतारोही बछेंद्री पाल के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं बछेंद्री पाल के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। बछेंद्री पाल संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। इन्होंने यह कारनामा 23 मई 1986 के दिन 1:07 पर किया था। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को वर्तमान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में हुआ था। उत्तराखंड राज्य के एक ग्रामीण परिवार में जन्मी बछेंद्री पाल ने स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के लिए बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्हें स्कूल में शिक्षिका बनने की बजाय पेशेवर पर्वतारोही का पेशा अपनाने पर परिवार और रिश्तेदारों के तीव्र विरोध का सामना भी करना पड़ा था। मेधावी और प्रतिभाशाली होने के बावजूद इनको कोई अच्छा रोजगार नहीं मिला। जो मिला वह भी अस्थायी, जूनियर स्तर का था और वेतन भी बहुत कम था। इससे ये काफी निराश हुई और इन्होंने अस्थायी नौकरी करने की बजाय नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के लिए आवेदन जमा कर दिया। यहाँ से इनके जीवन में नई दिशा मिली। वर्ष 1982 में एडवांस कैंप के दौरान इन्होंने गंगोत्री और रुदुगैरा की चढ़ाई को पूरा किया। इस कैंप में बछेंद्री को ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बतौर इंस्ट्रक्टर पहली नौकरी दी थी। बछेंद्री के लिए पर्वतारोहण का पहला मौका 12 साल की उम्र में आया, जब उन्होंने अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ 400 मीटर की चढ़ाई की। यह चढ़ाई इन्होंने किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं की थी। दरअसल वे स्कूल के पिकनिक पर गई हुई थी और उसी दौरान पहाड़ पर चढ़ती गईं और शिखर पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब लौटने का ख्याल आया तो पता चला कि उतरना संभव नहीं है। जाहिर है कि रात भर टहलने के लिए उनके पास पूरा इंतजाम नहीं था। बगैर भोजन और टेंट के इन्होंने खुले आसमां के नीचे रात गुजार दी। वर्ष 1984 में भारत का चौथा एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ। दुनिया में अब तक सिर्फ 4 महिलाएं ही एवरेस्ट की चढ़ाई में कामयाब हो पाई थी। इस अभियान में जो टीम बनाई गई उसमें बछेंद्री के साथ 7 महिलाओं
और 11 पुरुषों को शामिल किया गया। इस टीम में 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 29,028 फुट की ऊंचाई पर स्थित सागर माथा पर भारत का झंडा लहराया। इसी के साथ ही ये एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली दुनिया की 5वीं महिला बनी। बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान में पुरुष पर्वतारोहियों के साथ शामिल होकर एवं सफलतापूर्वक संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एवरेस्ट पर विजय पाई। इनकी इस सफलता के आगे भारत के अन्य महिलाओं को भी पर्वतारोहण जैसे साहसिक अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ये भारत की पहली एवरेस्ट महिला विजेता हैं तथा देश विदेश की महिला पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। बछेंद्री पाल वर्तमान में टाटा स्टील इस्पात कंपनी में कार्यरत है। यहाँ ये चुने हुए लोगों को पर्वतारोहण के साथ अन्य रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हैं। माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल की शख्सियत का दूसरा पहलू भी हमें जून 2013 में उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा के दौरान देखने को मिला, जब इन्होंने वहां के लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए सशक्त भूमिका निभाई। इस आपदा में 4,500 से ज्यादा लोग मारे गए, सड़कें ध्वस्त हो गयी, गाँव के गाँव मुख्य धारा से कट गए थे। इस संकट की घड़ी में 59 वर्षीय बछेंद्री पाल ने अपनी टीम के साथ ट्रैकिंग के अपने हुनर और पहाड़ी इलाकों की गहन जानकारी का उपयोग करते हुए लोगों की जान बचाने और मुख्य धारा से कट चुके दूर दराज के इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। बछेंद्री पाल ने इससे पहले भी कई आपदाओं में राहत और बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ष 2000 में पहली बार राहत कार्य के लिए गुजरात गई थी। यहाँ आए भयंकर भूकंप से पीड़ित लोगों को अपने सक्षम वॉलेंटियर पर्वतारोहियों की एक टीम की मदद से लगभग 1.5 महीने तक अपनी सेवाएं दी और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई। वर्ष 2006 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात ने बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान पहुंचाया था। वहां पर भी इन्होंने अपनी टीम के साथ सेवाएं दी और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाई और लोगों के दाह संस्कार में भी मदद की। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 1984 में इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी इन्हें 1984 में ही प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें 1985 में स्वर्ण पदक से भी नवाजा गया। वहीं भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1986 में प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हें वर्ष 1986 में कोलकाता लेडीज स्टडी ग्रुप अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही वर्ष 1990 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1995 में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही 1997 में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल द्वारा पीएचडी के मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 में इन्हें पहला वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ये थी पर्वतारोही बछेंद्री पाल। आगे हम बात करेंगे पहलवान गुरु हनुमान के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं कौन थे पहलवान गुरु हनुमान। गुरु हनुमान भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक थे। वे स्वयं भी महान पहलवान थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय कुश्ती को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी कुश्ती के क्षेत्र विशेष में उपलब्धियों के कारण इन्हें सन 1988 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और सन 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गुरु हनुमान का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिला के चिवाड़ा तहसील में 1901 में हुआ था। गुरु हनुमान का बचपन का नाम विजयपाल था। बचपन में कमजोर सेहत होने के कारण अक्सर ताकतवर लड़के इन्हें तंग करते थे, इसलिए उन्होंने सेहत बनाने के लिए बचपन से ही पहलवानी को अपना लिया। कुश्ती के प्रति अपने अगाध प्रेम के चलते उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। भारतीय मल्लयुद्ध के भगवान हनुमान से प्रेरित होकर इन्होंने अपना नाम हनुमान रख लिया और ताम्र ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया।
उनके अनुसार उनकी शादी तो कुश्ती से ही हुई थी। ये बात कोई अतिशयोक्ति भी नहीं थी, क्योंकि जितने पहलवान उनके सानिध्य में आगे निकले हैं, शायद किसी और गुरु को इतना सम्मान मिल पाया है। कुश्ती के प्रति उनके प्रेम के चलते मशहूर भारतीय उद्योगपति के बिरला ने उन्हें दिल्ली में अखाड़ा चलने के लिए जमीन दान में दी थी। सन 1940 में वो भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। 1947 में भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से शरणार्थियों की उन्होंने खूब सेवा की। 1947 के बाद हनुमान अखाड़ा दिल्ली पहलवानों का मंदिर हो गया। गुरु हनुमान ने जब ये देखा कि प्रायः सभी पहलवानों को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी होती है, तो उन्होंने सरकार से पहलवानों को रोजगार देने की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप आज अनेकों राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले पहलवानों को भारतीय रेलवे में भर्ती किया जाता है। इस तरह उन्होंने हमेशा ही अपने शिष्यों की सहायता अपने बच्चों के समान की। उनका रहन सहन बिल्कुल गाँव वालों की तरह था। उन्होंने संपूर्ण जीवन में धोती कुर्ते के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं पहना। भारतीय स्टाइल की कुश्ती में वे माहिर थे। उन्होंने भारतीय स्टाइल और अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल दोनों ही प्रकार के कुश्ती की शैलियों में आपस में योग कराकर अनेकों एशियाई चैंपियन भारतवर्ष को दी। पहलवानों को कुश्ती के गुर सिखाने के लिए उनकी लाठी कुश्ती के अखाड़े में काफी मशहूर थी। इसी लाठी के चलते सतपाल करतार सिंह 1972 में ओलंपियन, प्रेमनाथ, सैफ विजेता वीरेंद्र ठकरान, सुभाष पहलवान, हंसराम पहलवान जैसे अनगिनत पहलवान कुश्ती की मिसाल बने। ये उनकी लाठी का ही कमाल था, जो अखाड़े में पहलवान को 3 बजे ही कसरत के लिए जगा दिया जाता था। उनके अखाड़े में रहकर खिलाड़ी केवल पहलवानी ही नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य, आत्मनिर्भरता और शाकाहार की ताकत भी सीखते थे। अपने घर आने वालों को वे चाय के स्थान पर बादाम की लस्सी पिलाते थे। उनके शिष्य महाबली सतपाल छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों को अत्याधुनिक तरीके से मैट पर प्रशिक्षण देते हैं। इसी का परिणाम है कि उनके शिष्य पहलवानों में सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और नरसिंह यादव जैसे पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। कुश्ती के प्रति उनकी लगन को देखकर भारत के मशहूर उद्योगपति ने उनको दिल्ली में अखाड़े के लिए जमीन दान भी दी थी। वहीं 1988 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेद प्रकाश ने 1972 कार्डियफ कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। सतपाल पहलवान और करतार सिंह ने 1982 और 1986 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उनके 8 चेलों ने भारत का खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार जीता है। वहीं इनका देहांत 24 मई 1999 को एक कार दुर्घटना में हरिद्वार में हुआ था। आज के इतिहास के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।